क्या होता है जब एक शहर के सबसे पढ़े लिखे और खुद को सभ्य कहने वाले नागरिक ही, हाँ, और जो सबसे ज्यादा टैक्स भी देते हैं, बिल्कुल वही लोग उस शहर को कचरे के ढेर में डुबोने का सबसे बड़ा कारण बन जाए। ये सोचने वाली बात है ना। एकदम। आज की हमारी इस डीप डाइव में हम इसी अजीब और उलझा देने वाले मुद्दे पर बात करने वाले हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ और मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। जी हेलो। और आज की चर्चा वाकई बहुत दिलचस्प होने वाली है। हाँ, तो शुरुआत करने के लिए ना चलिए एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए एक सेब है, बाहर से एकदम लाल, बिल्कुल चमकदार सा। हाँ, चमकदार, ऐसा लग रहा है जैसे उस पर बहुत महंगी वैक्स पॉलिश की गई हो। लेकिन उसकी असलियत ना कुछ और ही है। मतलब वो अंदर से खराब है। एग्जैक्टली। अंदर से एक परजीवी, एक कीड़ा उसे धीरे धीरे खोखला कर रहा है। वो सेब बाहर से नहीं सड़ रहा, बल्कि उसका जो कोर है, जो उसका केंद्र है, वो पूरी तरह से काला और बदबूदार हो चुका है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये, है ना। और आज हम जिन दो केस स्टडीज का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं, उज्जवल प्रदेश का अंधेरा सच और आरव का संकल्प, ये हमें नव प्रकाश नगर नाम के एक ऐसे ही शहर की कहानी बताते हैं। बिल्कुल, नव प्रकाश नगर की कहानी। मतलब वहाँ बड़े बड़े बिलबोर्ड लगे हैं जिन पर लिखा है स्वच्छ शहर, उज्जवल भविष्य। लोगों के घरों में हर तरह की आधुनिक सुविधाएं हैं और इंटरनेट पर तो हर कोई पर्यावरण का मसीहा बना हुआ है। हाँ, सोशल मीडिया पर तो सब ध्यान देते हैं। वही तो। लेकिन जैसे ही घरों के दरवाजे खुलते हैं, सच्चाई नुक्कड़ों पर पड़े सड़े हुए कचरे और प्लास्टिक की थैलियों के रूप में सामने आ जाती है। देखिए, ये जो स्थिति है ना, इसे सिर्फ एक नगर निगम की विफलता मान लेना बहुत बड़ी भूल होगी। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये असल में प्रशासन की नहीं, बल्कि इंसानी सोच की एक बहुत बड़ी उलझन है, एक साइकोलॉजिकल पैराडॉक्स। जब हम इन घटनाओं को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि लोग अपने निजी स्थानों को, मतलब अपने ड्राइंग रूम को या अपने रसोई को तो किसी 5 सितारा होटल की तरह चमका कर रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही वे अपने घर की दहलीज पार करते हैं, उनका व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। ये तो है। ये इस बात का संकेत है कि स्वच्छता और जिम्मेदारी की परिभाषा केवल अपनी प्रॉपर्टी, अपने मालिकाना हक तक सिमट कर रह गई है। बाहर की दुनिया से समाज ने खुद को, मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह काट लिया है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि यहीं पर एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल खड़ा होता है। जी बताइए। मतलब अगर कोई इंसान अपने घर के अंदर कचरे को बहुत सलीके से एक पॉलीथीन में पैक करने में 10 मिनट लगाता है, तो इसका मतलब है कि उसे सफाई पसंद है। हाँ, जाहिर सी बात है। तो फिर आखिर घर के दरवाजे पर ऐसा कौन सा जादुई बॉर्डर या लक्ष्मण रेखा खिंची है कि वो सारी सफाई की भावना दरवाजे के बाहर कदम रखते ही गायब हो जाती है? यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। वही इंसान उस पॉलीथीन को ले जाके चुपचाप अपनी ही गली के नुक्कड़ पर या किसी खाली प्लॉट में फेंक देता है। ये मानसिकता काम कैसे करती है? मनोविज्ञान में ना इस व्यवहार को समझने के लिए एक बहुत ही सटीक सिद्धांत है। इसे डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। यानी जिम्मेदारी का बिखराव। जी, जिम्मेदारी का बिखराव। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रस्सा कशी का खेल चल रहा है, टग ऑफ वॉर। हाँ, टग ऑफ वॉर। और एक तरफ 50 लोग हैं। अब जैसे जैसे आप रस्सी खींचने वालों की संख्या बढ़ाते जाएंगे ना, हाँ, हर एक व्यक्ति द्वारा लगाया जाने वाला जोर कम होता जाएगा। अच्छा, क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरे तो खींच ही रहे हैं। एग्जैक्टली। हर इंसान अवचेतन रूप से ये सोचता है कि मेरे साथ वाले तो जोर लगा ही रहे हैं, अगर मैं थोड़ी ढील भी दे दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। ओह, तो जब शहर में बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं कि सफाई हम सब की जिम्मेदारी है, तो लोगों का दिमाग उसे इस तरह से पढ़ता है कि ये असल में किसी की भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है। एकदम सही पकड़ा आपने। देखिए, प्रशासन ने नव प्रकाश नगर में हर गली में डस्टबिन लगाए, सफाई कर्मचारी नियुक्त किए, व्यवस्था पूरी तरह से मौजूद थी। हाँ, स्रोत में भी यही बताया गया है। लेकिन जब कोई काम सामूहिक हो जाता है ना, तो लोग अपनी जवाबदेही से बचने के रास्ते ढूंढने लगते हैं, बहाने बनने लगते हैं। मतलब कैसे बहाने? जैसे कोई सोचता है कि डस्टबिन 100 कदम दूर है यार, इतनी दूर कौन जाए। या फिर कोई ये तर्क देता है कि जब पूरी गली ही यहाँ कचरा फेंक रही है, तो मेरे अकेले के डस्टबिन में डालने से क्या पूरा शहर साफ हो जाएगा। ये तो हम अक्सर सुनते हैं अपने आसपास भी। बिल्कुल। और जब समाज का एक बड़ा पढ़ा लिखा हिस्सा इस तरह से सोचने लगता है ना, तो कचरा फेंकना कोई गलत काम या शर्म की बात नहीं रह जाती, वो समाज का नॉर्मल बन जाता है, एक तरह का स्वीकार्य व्यवहार। हाँ।
यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि क्या हम वाकई सारा दोष सिर्फ इस मानसिकता पर डाल सकते हैं? आपका क्या मतलब है? इन घटनाओं में एक बहुत ही दिलचस्प किरदार है शर्मा अंकल। जब आरव नाम का वो 16 साल का लड़का उन्हें सड़क पर कचरा फेंकते हुए टोकता है, तो शर्मा अंकल का जवाब क्या होता है? हाँ, वो कहते हैं कि ये तो सफाई वालों का काम है। बिल्कुल, अरे बेटा ये तो सफाई वालों का काम है, हम टैक्स देते हैं ना। अब एक पल के लिए अगर हम थोड़ा निष्पक्ष होके सोचें, तो क्या शर्मा अंकल अपनी जगह कुछ हद तक सही नहीं है? मतलब अगर कोई नागरिक अपनी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में दे रहा है, तो क्या ये नगर निगम का काम नहीं है कि वो सड़कें साफ रखे? नागरिक खुद प्रशासन का काम क्यों करे? देखिए, ये जो तर्क है ना, ये सुनने में बहुत ठोस लगता है, और यही कारण है कि इतना खतरनाक भी है। खतरनाक कैसे? क्योंकि अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें, तो शर्मा अंकल कोई खलनायक नहीं है। वो बस एक बहुत ही सामान्य कॉग्निटिव बायस या वैचारिक पूर्वाग्रह के शिकार है। उनके तर्क में एक बुनियादी गणितीय चूक है। अच्छा, वो क्या? टैक्स देने से एक मैक्रो यानी बड़े स्तर की व्यवस्था चलती है। टैक्स के पैसे से प्रशासन डस्टबिन खरीद सकता है, कचरा उठाने वाले ट्रक चला सकता है, हाँ, कर्मचारियों को वेतन दे सकता है। बिल्कुल, लेकिन माइक्रो स्तर पर यानी किसी इंसान के हाथ से कचरा निकलकर उस डस्टबिन के अंदर जाने तक की जो चंद सेकंड की यात्रा है ना, वो यात्रा कोई भी प्रशासन पूरी नहीं कर सकता, वो तो खुद ही करनी होगी। राइट, ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि मान लीजिए मैं अपने घर में सफाई करने वाले को हर महीने पगार दूं, हाँ, और फिर ये सोचकर जानबूझकर पूरे घर में कचरा फैला दूं कि मैंने तो पैसे दिए ना, अब सफाई करना इसका काम है। एकदम सटीक उदाहरण है ये, और सच कहूं तो यही नवप्रकाश नगर के पतन का असली कारण बना। जब लाखों लोग ये सोचने लगते हैं कि हम तो टैक्स पेयर हैं, सड़क पर कचरा फेंकना हमारा विशेषाधिकार है, तो कोई भी म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर उस बोझ को उठा ही नहीं सकता, और फिर सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। बिल्कुल, घटनाओं का क्रम हमें दिखाता है कि जब इंसान अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ता है ना, तो फिर प्रकृति कैसे हस्तक्षेप करती है। शर्मा अंकल जैसे लोगों की उसी टैक्स पेयर मानसिकता का सीधा नतीजा क्या हुआ? सड़क पर फेंका गया वो सारा कचरा और प्लास्टिक धीरे धीरे नालियों में जाकर जमा होने लगा, और फिर जब मानसून आया तो वो सारा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह गया। हाँ, पानी की निकासी पूरी तरह रुक गई। गंदा पानी जो नालियों में होना चाहिए था, वो सड़कों पर लोगों के घरों के बाहर जमा हो गया। और ठहरे हुए गंदे पानी का मतलब क्या है? मच्छरों के पनपने की सबसे मुफीद जगह। इसके बाद जो हुआ वो किसी भी शहर के लिए एक बुरे सपने जैसा था। डेंगू, मलेरिया, पेट के इन्फेक्शंस सब पूरे नवप्रकाश नगर में फैलने लगे। और सबसे दुखद मोड़ तो तब आया ना, जब उसी 16 साल के लड़के आरव की छोटी बहन भी इस गंभीर इन्फेक्शन का शिकार हो गई। जी, ये घटना सच में एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। बिल्कुल, क्योंकि बीमारियां टैक्स की रसीद देखकर तो नहीं आती। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रकृति का अपना एक सीधा सा फीडबैक लूप है। आप सिस्टम को कचरे से चोक करेंगे तो बीमारियां पलटवार करेंगी। एकदम। वायरस और बैक्टीरिया ये नहीं पूछते कि आप किस इलाके में रहते हैं, या आपकी आमदनी कितनी है, या आपने इस साल कितना इनकम टैक्स भरा है। जब बुनियादी ढांचा चरमराता है ना, तो उसकी कीमत हर नागरिक को चुकानी पड़ती है, चाहे वो खुद को अपने उस साफ घर में कितना भी सुरक्षित क्यों ना समझे। जी। और यही वो बिंदु था जिसने आरव को झकझोर कर रख दिया। अब अक्सर लोग ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? वे बस सोशल मीडिया पर प्रशासन को गालियां देते हैं। हाँ, लंबे लंबे पोस्ट लिख देते हैं। वही ना, लेकिन आरव ने वो रास्ता नहीं चुना। उसने अपने दोस्तों रिया, कबीर और सना के साथ मिलकर एक स्वच्छ नव प्रकाश टीम बनाई। लेकिन जब मैं ये पढ़ रही थी ना, तो मेरे दिमाग में एक अजीब सा सवाल आया। क्या सवाल? मतलब दस्ताने पहनकर, मुंह पर मास्क लगाकर 4 किशोर बच्चे सड़क पर उतरकर झाड़ू लगाने लगते हैं। क्या ये सच में काफी था? शुरुआत में तो लोग उन पर हंस रहे थे, हाँ, मजाक उड़ा रहे थे, अपनी बैल्कनियों से ताने मार रहे थे कि क्या तुम 4 लोग मिलकर पूरी दुनिया बदल दोगे। मतलब लोग अच्छे काम का मजाक क्यों उड़ाते हैं? देखिए, जब भी कोई इस तरह के स्थापित लेकिन गलत नॉर्मल को चुनौती देता है ना, तो समाज सबसे पहले उसका मजाक ही उड़ाता है। ये कोई दुर्भावना नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में उन लोगों का अपना मनोवैज्ञानिक बचाव तंत्र है, जिसे हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। मतलब खुद को सही साबित करने का तरीका। बिल्कुल। जब आप अपनी बैल्कनी में खड़े होकर उन बच्चों को अपनी ही गली साफ करते हुए देखते हैं, तो अंदर ही अंदर आपको पता होता है कि वो बच्चे वो काम कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए था। और इससे गिल्ट आता है। एग्जैक्टली। ये एहसास अपराध बोध पैदा करता है,
और उस अपराध बोध, उस शर्मिंदगी से बचने का सबसे आसान तरीका क्या है? काम करने वालों का मजाक उड़ाना, ओह, उन्हें बेवकूफ साबित कर देना, ताकि आपका अपना गलत व्यवहार आपको सही लगने लगे। ये तो बहुत ही गहरी बात है। मतलब अपनी गलती छिपाने के लिए सही काम करने वाले को ही गलत ठहरा दो। हाँ, लेकिन फिर ये धारणा टूटी कैसे? उन बच्चों ने इसे कैसे बदला? धारणा तब टूटी जब सोशल प्रूफ या सामाजिक प्रमाण का सिद्धांत लागू हुआ। बदलाव हमेशा एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होता है। जब से बच्चे लगातार अपना काम करते रहे, बिना किसी के परवाह किए। हाँ, बिना परवाह किए, तो एक दिन एक बुजुर्ग दादी अपने घर से बाहर आईं और उन्होंने कहा, बेटा मैं भी तुम्हारी मदद करूं। वाव! ये सुनने में बहुत ही छोटी सी घटना लग सकती है, लेकिन सामाजिक बदलाव के नजरिए से ये एक भूकंप था। भूकंप कैसे? उस एक बुजुर्ग महिला के कदम ने उन बच्चों के अकेलेपन को तोड़ दिया। अब वे सिर्फ 4 पागल बच्चे नहीं थे, उन्हें समाज के एक सम्मानित सदस्य का समर्थन मिल गया था। इस एक कदम ने मजाक उड़ाने वालों के अंदर शर्मिंदगी और प्रेरणा का एक बहुत ही शक्तिशाली मिला-जुला भाव पैदा कर दिया। लेकिन जहां तक मैंने स्रोत पढ़ा है, असली गेम चेंजर तो कुछ और ही था। मतलब झाड़ू लगाने से एक गली साफ हो सकती है, पूरा शहर नहीं। मुझे इन बच्चों की रणनीति का जो हिस्सा सबसे ज्यादा शानदार लगा, वो था उनका तकनीक का इस्तेमाल। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है कि उन बच्चों ने समझ लिया था कि सिर्फ सफाई करना समस्या का इलाज नहीं है। हाँ। समस्या की जड़ लोगों की आदतें हैं। उन्होंने पोस्टर बनाए जिन पर बहुत ही सीधे संदेश थे, जैसे आपकी आदत शहर की हालत। कैची है। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा और अचूक प्रहार था ना, वो था स्मार्टफोन्स के कैमरे का इस्तेमाल। एलियां सड़क किनारे या खाली प्लॉट्स में फेंक जाते थे। ये तो बहुत ही सीधा और तीखा वार था। लेकिन एक बात बताइए, कैमरे ने ऐसा क्या जादू कर दिया जो प्रशासन के जुर्माने और चेतावनियां सालों से नहीं कर पाई? इसके पीछे शहरी जीवन का एक बहुत बड़ा सच छिपा हुआ है। शहरों ने इंसानों को एक बहुत ही खास चीज दी है, गुमनामी, जिसे हम अर्बन एनोनिमिटी कहते हैं। अच्छा, अर्बन एनोनिमिटी। अगर आप किसी छोटे गांव में रहते हैं तो वहां हर कोई आपको जानता है। अगर आप वहां सड़क पर कचरा फेंकेंगे तो 10 लोग आपको पहचान लेंगे, आपके परिवार को टोकेंगे। हाँ, वहाँ एक सामाजिक दबाव होता है, लोग क्या कहेंगे वाला। बिल्कुल। लेकिन शहर में आप एक भीड़ का हिस्सा होते हैं। रात के अंधेरे में सड़क पर कोई नहीं जानता कि आप कौन हैं, और ये जो गुमनामी है ना, ये गलत काम करने के लिए एक ढाल बन जाती है। और मोबाइल के कैमरे ने उस ढाल को चकनाचूर कर दिया। एकदम सही। जब वो वीडियो सोशल मीडिया पर और कॉलोनी के व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल हुए तो वो गुमनामी छिन गई। बाप रे, सोचिए उनकी क्या हालत हुई होगी। वही ना। अब वो कचरा फेंकने वाला कोई अज्ञात व्यक्ति नहीं था, वो बगल वाले फ्लैट के शर्मा अंकल थे या सामने वाले घर की पढ़ी लिखी आंटी थी, जो दिन में पर्यावरण की बातें करती होंगी। बिल्कुल। दिन में ज्ञान देने वाले ये तथाकथित सभ्य लोग जब रंगे हाथों पकड़े गए तो पूरा शहर स्तब्ध रह गया। मतलब ये जुर्माना लगाने जैसा नहीं था। नहीं, जुर्माना तो इंसान पैसे देकर भूल जाता है। ये उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर चोट थी। इस घटना ने लोगों को उनके दोहरे चरित्र का ऐसा आईना दिखाया ना, जो बहुत ही चुभने वाला था। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब हम इन पूरी घटनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं तो क्या निष्कर्ष निकलता है? मतलब वीडियो वायरल होने के बाद शहर का फिजिकल स्वरूप तो पूरी तरह बदल गया। लोग अचानक से डस्टबिन का उपयोग करने लगे, नुक्कड़ों से वो सड़ा हुआ कचरा गायब हो गया। सफाई कर्मचारी जो पहले हताश रहते थे वो खुश हो गए, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ अपना काम करना था, न कि लोगों की फैलाई हुई अराजकता को समेटना। और सरकार ने भी तो इन बच्चों को सम्मानित किया था। बिल्कुल। लेकिन इस पूरे बदलाव की असली धुरी क्या थी? देखिए, आरव का संकल्प और नवप्रकाश नगर का ये पूरा घटनाक्रम हमें एक बहुत ही स्पष्ट संदेश देता है। किसी भी आदर्श व्यवस्था की असली चमक उसकी ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बड़े बजट से नहीं आती। राइट। असली ढांचा भौतिक नहीं बल्कि मानसिक होता है। कोई भी सरकारी नीति या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कि उसमें नागरिकों की अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी शामिल न हो। प्रशासन एक बेहतरीन डस्टबिन बना सकता है, लेकिन उस डस्टबिन तक चलकर जाने की इच्छा शक्ति किसी सरकारी कारखाने में नहीं बनती। वो तो हमारे अंदर से ही आनी चाहिए। जी, वो नागरिक के अपने जमीर से आती है। सामूहिक प्रयास का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर टाल दें। इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से करे।
बहुत ही गहराई से समझाया आपने। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि नवप्रकाश नगर की कहानी सिर्फ एक केस स्टडी नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे और आपके आसपास मौजूद हर शहर, हर मोहल्ले और हर गली की कड़वी सच्चाई है। ये विश्लेषण हम सभी के सामने एक बहुत ही सीधा चुनाव रखता है। हम किस तरफ खड़े होना चाहते हैं? क्या हम उन लोगों में से हैं जो टैक्स पेयर होने के अहंकार में छिपकर अपनी नागरिक जिम्मेदारियों से भागते हैं, या हम आरव और उसकी टीम की तरह वो लोग हैं जो बदलाव की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हैं? बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि इन कहानियों का सार है, अगर हम बदलेंगे तभी शहर बदलेगा। हाँ, लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले ना मैं एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। जी बताइए। एक ऐसा सवाल जो शायद इस पूरी कहानी के निष्कर्ष को भी कटघरे में खड़ा कर दे। हमने शुरुआत में उस चमकदार लेकिन अंदर से खोखले सेब की बात की थी, याद है? हाँ हाँ बिल्कुल। जरा सोचिए, शर्मा अंकल और शहर के उन तमाम पढ़े लिखे लोगों ने सड़क पर कचरा फेंकना अचानक क्यों बंद कर दिया? क्या इसलिए क्योंकि उनके अंदर रातों रात एक गहरी नागरिक जिम्मेदारी और नैतिकता आ गई थी, या फिर इसलिए क्योंकि बच्चों ने उनका वीडियो बना लिया था और उन्हें कॉलोनी के व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी बदनामी का डर सताने लगा था? ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही जटिल और परेशान करने वाला सवाल है ना? अगर वो डर, वो सार्वजनिक शर्मिंदगी ही उनकी इस नई आदत की इकलौती बुनियाद है, तो फिर क्या होगा जब वो बच्चे बड़े होकर कहीं और चले जाएंगे? क्या होगा जब वो मोबाइल के कैमरे बंद हो जाएंगे और रात का अंधेरा फिर से छा जाएगा? क्या वो सेब अब सच में अंदर से साफ और स्वस्थ हो चुका है, या लोगों ने सिर्फ अपनी छवि बचाने के लिए उस पर वैक्स पॉलिश की एक और नई परत चढ़ा दी है? सोचने वाली बात है। असली नागरिक जिम्मेदारी और असली परीक्षा तो तब होती है ना, जब आपको ये यकीन हो कि आपको कोई नहीं देख रहा है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।